नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। साथियों, हमने अब तक इलेक्ट्रिकल थ्योरी के अंदर 6 लेसन कंप्लीट कर लिए हैं, जिसके अंतर्गत हमने 6 लेसन तो इलेक्ट्रिकल के कंप्लीट किए ही हैं। उसके अलावा अपने 2 लेसन एक्स्ट्रा से और भी कर रखे हैं, जिसके अंतर्गत अपने एसी थ्योरी लेसन को भी पढ़ा है और उसके अलावा पॉलीफेज सिस्टम को भी पढ़ा है। यानी अपने कुल मिलाकर अब तक अपने 8 चैप्टर हो चुके हैं। उसके बाद में जब डीसी जनरेटर समाप्त किया था तो हमने कहा था कि अब आप अपने डीसी मोटर लेसन को स्टार्ट करेंगे। तो साथियों, सबसे पहली बात आपको ये समझनी है कि अपने ये जो लेसन कर रहे हैं डीसी मोटर, ये लेसन आपको तभी समझ में आएगा जब आपको डीसी जनरेटर अच्छे ढंग से आने लग जाएगा। तो सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आपको ये लेसन बहुत अच्छे ढंग से समझना है तो आपको डीसी जनरेटर की जो मेरी टोटल शायद 13 क्लासेज हैं, उन 13 क्लासेज को देखना पड़ेगा। क्योंकि मैंने पहली ही क्लास के अंदर डीसी जनरेटर की पहली क्लास में ही कहा था कि डीसी जनरेटर और डीसी मोटर दोनों की संरचना के अंदर, बनावट के अंदर कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। वही चीजें डीसी जनरेटर में है और वही पार्ट सारे के सारे डीसी मोटर में है। बल्कि अपने तो यहां तक कहा था कि एक ही मशीन को, यानी डीसी जनरेटर है या डीसी मोटर है, उसका रूप बदल सकते हैं। यानी डीसी जनरेटर से डीसी मोटर बना सकते हैं और डीसी मोटर से अपने डीसी जनरेटर बना सकते हैं। यानी एक ही मशीन का अपने डबल यूज में ले सकते हैं। तो इसका सबसे बड़ा अर्थ निकल कर ये आता है कि आपको एक अगर मशीन अच्छे ढंग से समझ ली जाए तो दूसरी मशीन अपने आप बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। इसलिए डीसी जनरेटर आपको पहले अच्छे ढंग से कवर करना पड़ेगा और उसके पश्चात ही आप डीसी मोटर को समझोगे तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। एक साथियों, मेरी रिक्वेस्ट आपसे कि अपने अब थोड़ा कंटिन्यू करेंगे इलेक्ट्रिकल थ्योरी को। डीसी मोटर हो जाएगा, उसके बाद फिर आगे लेसन और काफी सारे अपने हो जाएंगे। तो आपको अब किसी भी कोई ऑनलाइन कोर्स की तरफ नहीं भागना है कि हमें कोई ऑनलाइन कोर्स खरीदना है, उसके अंदर हमें कोई क्लासेस देखनी पड़ेंगी। ठीक है साथियों, तो आपको मेरे इस चैनल पर बिल्कुल एकदम फ्री के अंदर सारे जितने लेसन है वो सारे करवाए जाएंगे। अपने इलेक्ट्रिकल थ्योरी के 8 लेसन तो कंप्लीट कर ही लिए हैं और अपना ये एक हिसाब से 9वां चैप्टर है। तो 9वां चैप्टर जब हमारा ये है और उसके बाद में मैक्सिमम अपने 9 और 10 लेसन और मैक्सिमम और रह जाते हैं। 10 लेसन और करने के बाद में अपना जो इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का जो सब्जेक्ट है वो लगभग 95% कंप्लीट हो जाएगा। अगर अपने 10 लेसन और कर लेंगे तो लगभग कंप्लीट हो जाएगा। और आपकी कोई भी आईटी टेक्निकल की कोई भी भर्ती आती है तो उसके अंतर्गत यही लेसन आते हैं जो अपने अब करने जा रहे हैं। आज अपने डीसी मोटर की क्लास लगाएंगे और इसको थोड़े थोड़े दिनों में अपने प्रयास करेंगे जल्दी ही समाप्त कर दें इस लेसन को। और मैं ये कोशिश करूंगा, क्योंकि अपना ये टेक्निकल हेल्पर की जो भर्ती आएगी उसके अंदर राजस्थान जीके का बहुत ज्यादा महत्व रहने वाला है। तो नेक्स्ट क्लास आपको राजस्थान जीके की मिलने वाली है, जिसके अंतर्गत अपने राजस्थान जीके को 3 पार्ट में पढ़ेंगे। पहला जो हमारा पार्ट रहेगा वो रहेगा आर्ट एंड कल्चर का, दूसरा पार्ट अपने इतिहास का पढ़ेंगे और तीसरा पार्ट अपने भूगोल का पढ़ेंगे। तो आर्ट एंड कल्चर के अंदर सबसे पहले अपने जो नेक्स्ट क्लास आपको मिलेगी राजस्थान जीके की, वो अपनी पहली क्लास होगी, जिसके अंदर अपने राजस्थान के फोर्ट्स पढ़ेंगे, यानी राजस्थान के दुर्ग या जिसे अपने किले बोलते हैं उसके बारे में पूरे विस्तार से पढ़ेंगे। क्योंकि दुर्गों से रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन हर एग्जाम में आता ही आता है और अपना टेक्निकल का एग्जाम आपको सभी को पता है 2 चरणों में होने वाला है। इसलिए पहला चरण जो होगा उसके अंदर जितना टेक्निकल का पार्ट रहेगा उतना राजस्थान जीके का भी रहेगा। तो राजस्थान जीके को भी धीरे धीरे अपने तैयार करने लगेंगे। तो आज की जो क्लास है उसके अंदर अपने डीसी मोटर का पहली क्लास लगाने जा रहे हैं साथियों। तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि डीसी मोटर है क्या। देखो साथियों, डीसी मोटर क्या होती है कि
डीसी का अर्थ अपने समझ चुके हैं, दिष्ट धारा, डायरेक्ट करंट। और मोटर का अर्थ क्या होता है आपको वो समझना जरूरी है। मोटर एक ऐसी मशीन है जिसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी जाती है, और मोटर क्या काम करती है, उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज कर देती है। क्योंकि अपने पढ़ा था बहुत पहले, जब पहली क्लास स्टार्ट करी थी, अपने पहला लेसन जब स्टार्ट किया था, तो ऊर्जा संरक्षण का, एनर्जी कंजर्वेशन का आपने एक नियम पढ़ा था, जिसके अंतर्गत आपने सीखा था कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। यह एनर्जी कंजर्वेशन का रूल है, जिसके सिद्धांत पर किरचॉफ का वोल्टेज नियम भी काम करता है। किरचॉफ के वोल्टेज नियम के बारे में मैंने जब आपको बताया था तो कहा था कि यह एनर्जी कंजर्वेशन के रूल पर आधारित है। तो साथियों, ये जो डीसी मोटर है ये भी एनर्जी कंजर्वेशन का ही एक रूप है। कैसे? डीसी मोटर में क्या होगा, इसमें जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो दी जाएगी, इनपुट जो होगा हमारा वो डीसी सप्लाई होगा, और आउटपुट में जो अपने को मिलने वाला है वो मिलने वाली है यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी। ये जस्ट उल्टा है डीसी जनरेटर का। डीसी जनरेटर में अपने यांत्रिक ऊर्जा तो इनपुट में देते थे और आउटपुट में अपने को इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती थी, जबकि यहां बिल्कुल उसका विपरीत होगा। आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी देनी पड़ेगी और आउटपुट में आपको मैकेनिकल एनर्जी मिलेगी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मतलब आपको डीसी सप्लाई देनी है, मैकेनिकल एनर्जी का मतलब कि डीसी मोटर होगी, उसकी जो शाफ्ट है वो घूमती हुई आपको बाद में दिखाई देगी। तो ये होता है ऊर्जा का रूपांतरण। तो सबसे पहले सबसे बेसिक जो चीज है डीसी मोटर की, वो ये समझ में आ जानी चाहिए आपको कि डीसी मोटर क्या कार्य करती है। एनर्जी का कंजर्वेशन कर देती है, एनर्जी का ये रूपांतरण कर रही है किस ऊर्जा से किस ऊर्जा में, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करती है। सबसे पहला पॉइंट आपको ये समझ में आना चाहिए। दूसरा पॉइंट कि डीसी जो मोटर है ये किस सिद्धांत पर घूमती है। कैसे हो जाता है कि आप इसमें जब डीसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हो तो ये रोटेट कैसे हो जाती है, इसके बारे में अपने अब सीखते हैं कि किस सिद्धांत पर ये मोटर काम करती है। तो सबसे पहला पॉइंट आपको ये लिखना पड़ेगा कि डीसी मोटर क्या है। नंबर 1 पॉइंट, एक ऐसी मशीन है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो भी कौन सी देनी पड़ेगी इसके अंदर, डीसी को कन्वर्ट कर देती है मोटर मैकेनिकल एनर्जी में। मैकेनिकल एनर्जी में डीसी मोटर कन्वर्ट कर देती है। दूसरी बात कि किस सिद्धांत पर काम करती है, प्रिंसिपल क्या है इसका, सिद्धांत क्या है इस मोटर का। तो सिद्धांत आपको याद रखना पड़ेगा साथियों कि ये जो मोटर होती है, कोई भी मोटर है, चाहे वो मोटर एसी की है चाहे वो डीसी की मोटर, सभी एक ही प्रिंसिपल पर काम करती है। एक ही सिद्धांत होता है, विद्युत चुंबकीय खिंचाव, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक ड्रैग, विद्युत चुंबकीय खिंचाव। देखो साथियों, एसी की मोटर में और डीसी की मोटर में संरचना में बहुत अंतर होता है, उनकी कार्य प्रणाली में भी बहुत अंतर होता है, परंतु सबका सिद्धांत एक है। सभी मोटरों का सिद्धांत है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ड्रैग। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ड्रैग होता क्या है उसके बारे में अपने अब चर्चा करते हैं। क्योंकि अपने अब डीसी मोटर पढ़ रहे हैं तो डीसी मोटर के बारे में ही बात करेंगे, एसी मोटर की बात नहीं करने वाले। तो डीसी मोटर में कौन कौन से भाग होंगे जो डीसी जनरेटर में थे। डीसी जनरेटर में कौन कौन से भाग थे, अपने यहां होता था फील्ड पोल, जिसके अंदर 2 ध्रुव होते थे एन व एस। फील्ड पोल की संख्या 2, 4, 6, 8, 10 हो सकती है।
सबसे छोटी मशीन होगी उसमें फील्ड पोल की संख्या 2 होगी, और बड़ी मशीन होगी तो उसमें लगभग 8 तक रखते हैं, उससे बड़ा फिर ज्यादा बड़ा मशीन हो जाती है, इसलिए मिनिमम जो पोलों की संख्या होती है वो 2 होती है। इसके बीच में यहां अपने आर्मेचर होता है, ये क्या है हमारा आर्मेचर। आर्मेचर कम्यूटेटर से जुड़ा होता है, कम्यूटेटर में स्लिप रिंग होती है, अपने पढ़ चुके हैं, हार्ड रॉन कॉपर से बनी होती है स्लिप रिंग, यहां स्लिप रिंग होती है। उसके बीच में स्लिप रिंग के बीच में माइका भरा जाता है, वर्क बहुत बार कंपटीशन में पूछा जाता है। और यहां अपने होते हैं कार्बन के बने हुए बुरुश, और यहां अपने को सप्लाई का सोर्स होता है। डीसी जनरेटर में तो हमें यहां 2 पॉइंटों पर सप्लाई मिल जाती थी, लेकिन आपको डीसी मोटर में क्या काम करना पड़ेगा, इन 2 पॉइंट पर आपको सप्लाई देनी पड़ेगी। और यहां है आपके चुंबकत्व। अब चुंबकत्व 2 प्रकार से पैदा किया जा सकता है, या तो परमानेंट मैग्नेट लगा सकते हैं, या फिर इस पर लोहे का कोई पदार्थ लेकर उसके ऊपर कॉइल लपेटी जाती है, और कॉइलों के द्वारा फिर उसको सप्लाई दी जाती है, डीसी सप्लाई, जिसके द्वारा चुंबकत्व पैदा किया जाता है। तो ध्यान से समझिएगा साथियों, अपने तीसरा बिंदु कर रहे हैं डीसी मोटर के अंदर, जिसके अंतर्गत अपने पढ़ रहे हैं कि डीसी मोटर किस सिद्धांत पर काम करती है। तो देखिए क्या होता है कि ये चुंबकत्व है, N से S के मध्य है, यहां चुंबकीय लाइनों का इस प्रकार से उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की तरफ चुंबकीय लाइनें गमन कर रही हैं, जा रही हैं। उसके बीच में ये आर्मेचर रखा गया है, अपने यहां से डीसी सप्लाई दी जा रही है। तो होता क्या है साथियों, ये जो चुंबकीय क्षेत्र है, और अपने यहां जब इसको आर्मेचर को सप्लाई दे देंगे, तो यहां आर्मेचर भी अपना स्वयं का एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, एक चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा। जिस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र ये फील्ड पोल बना रहे हैं, उसी प्रकार से आर्मेचर भी अपना एक चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा। कब बनाएगा, जब अपने इस पॉइंटों पर अपने सप्लाई दे देंगे। सप्लाई देते ही आर्मेचर अपना स्वयं का एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। वह जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इस मैग्नेटिक फील्ड का सहायता भी कर सकता है और विरोध भी कर सकता है, दोनों तरीकों से हो सकता है। या तो वो इस मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगा, विरोध करेगा, या फिर वो इस मैग्नेटिक फील्ड की सहायता करेगा, या तो वो रिपल्सन करेगा या वो अट्रैक्शन करेगा। दोनों ही कंडीशन के अंदर क्या होगा, ये आर्मेचर जो है अपने ऊपर एक घुमाव बल अनुभव करता है, क्योंकि कभी भी 2 मैग्नेटिक फील्ड जब एक साथ रखे जाते हैं तो जो रोटेटिंग पार्ट है वो रोटेट करने लग जाता है। ये कहलाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ड्रैग, यानी विद्युत चुंबकीय का खिंचाव हो रहा है, कि आर्मेचर स्वयं पर एक खिंचाव बल अनुभव करता है। क्यों कर रहा है, क्योंकि 2 मैग्नेटिक फील्ड हो गए। 2 कैसे हो गए, यहां तो चुंबकीय क्षेत्र है एक अपने चुंबकीय क्षेत्र, इसके अंदर सप्लाई के द्वारा, सप्लाई कौन सी देनी है अपने को, डीसी सप्लाई देनी है, और डीसी सप्लाई देते ही ये आर्मेचर के अंदर कॉइलें होती हैं, स्लॉट कटे होते हैं, और आर्मेचर एक चुंबकीय क्षेत्र जनरेट करेगा। वह चुंबकीय क्षेत्र हो सकता है इसका सहायता करने वाला हो, और हो सकता है इसका विरोध करने वाला हो, परंतु दोनों ही अवस्था के अंदर ये आर्मेचर अपने ऊपर एक बल अनुभव करता है, और उस बल के कारण ये आर्मेचर घूमने लग जाता है। ये सिद्धांत है डीसी मोटर का, जिस सिद्धांत पर डीसी मोटर कार्य करती है, ये आपको साथियों याद रखना पड़ेगा। इस बात का विशेष ध्यान रखना है आपको कि आगे अपने पढ़ेंगे डीसी सीरीज मोटर, शंट मोटर, कंपाउंड मोटर, उसके अंदर फील्ड पोलों में डीसी सप्लाई जाती है और आर्मेचर में डीसी सप्लाई अपने देते हैं। तो ध्यान रखिएगा डीसी मोटर में क्या होता है, पोलों के अंदर भी डीसी सप्लाई दी जाती है और आर्मेचर में भी डीसी सप्लाई दी जाती है, यानी 2 जगह पर डीसी सप्लाई दी जाती है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है, अगर एक जगह भी सप्लाई नहीं देंगे तो फिर ये मोटर हमारी काम नहीं करेगी। तो याद रखिएगा डीसी मोटर के अंदर फील्ड पोलों में भी डीसी सप्लाई देनी है,
प्लस के अंदर आर्मेचर में भी डीसी सप्लाई देनी है, तभी दोनों जगह चुंबकीय क्षेत्र जनरेट होगा। ये सबसे बड़ा अंतर है डीसी मोटर और एसी मोटर में। एसी मोटर में केवल अपने स्टेटर पर ही सप्लाई देते हैं, रोटर पर सप्लाई नहीं दी जाती। स्टेटर पर सप्लाई देने पर रोटर पे अपने आप सप्लाई पैदा हो जाती है, वो अलग सिद्धांत है, उसके बारे में अपने बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन यहां आपको याद रखना है साथियों कि यदि यहां स्थायी चुंबक नहीं है, विद्युत चुंबक है, तो यहां आपको डीसी सप्लाई देनी पड़ेगी। एसी सप्लाई अब भी अपने नहीं दे सकते, क्योंकि फिर उसकी पोलों की जो डायरेक्शन है वो बार बार चेंज होगी। तो याद रखिएगा डीसी मोटर के अंदर यहां पोलो में भी डीसी सप्लाई दी जाती है और उसके साथ साथ में आर्मेचर में भी डीसी सप्लाई दी जाती है। तो दो जगह पर डीसी सप्लाई देकर दो मैग्नेटिक फील्ड बनाए जाते हैं और दोनों मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है आपस में अपोज करें, हो सकता है आपस में वो सहयोग करें। दोनों मैग्नेटिक फील्ड के कारण आर्मेचर एक घुमाव बल अनुभव करता है और रोटेट करने वो लग जाता है। यह है डीसी मोटर का सिद्धांत, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द डीसी मोटर। तो आपको याद करना है, थोड़ा सा मैं आपको लिखकर बता देता हूं कि अगर आप इसको नोट्स के रूप में लिखोगे तो आपको क्या लिखना चाहिए। इसमें आप ऐसा लिखोगे कि जब किसी चुंबकीय क्षेत्र के मध्य विद्युत धारावाही चालक, अभी समझा देंगे इसको, रखा जाए तो वह स्वयं पर एक घुमाव बल अनुभव करेगा। जब किसी मैग्नेटिक फील्ड के बीच में विद्युत धारावाही का मतलब क्या बनता है कि आप जो चालक रख रहे हो, आर्मेचर जो बीच में रख रहे हो, उसको विद्युत देनी है, बिना विद्युत के वो बल अनुभव नहीं करेगा। तो जब किसी मैग्नेटिक फील्ड के बीच में विद्युत धारावाही अर्थात आपको आर्मेचर में डीसी सप्लाई देनी पड़ेगी, दोनों जगह डीसी सप्लाई है। अगर पोल परमानेंट मैग्नेट नहीं है और पोलों पर क्वाइलें लपेटी गई हैं, विद्युत चुंबक है, तो वहां भी डीसी सप्लाई देनी है, प्लस में आपको आर्मेचर में भी डीसी सप्लाई देनी पड़ेगी। तो चुंबकीय क्षेत्र के बीच में विद्युत धारावाही चालक को रख दिया जाए तो वह माने वह विद्युत धारावाही चालक स्वयं पर एक टॉर्क या एक फोर्स अनुभव करता है, जिस सिद्धांत पर ये डीसी मोटर कार्य करती है। तो आपको इस बात को लिखना है और समझना है अच्छे ढंग से। अब डीसी जनरेटर और डीसी मोटर के बारे में मैंने आपको कहा था। अब याद रखना आपको कि फील्ड पोल किस धातु से बने थे, आर्मेचर कैसा बना था। जैसा डीसी जनरेटर में बना था वैसा का वैसा ही डीसी मोटर में है, कोई भी अंतर नहीं है। डीसी जनरेटर में याद कीजिए फील्ड पोल कास्ट आयरन या कास्ट स्टील से बने थे, आर्मेचर लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील का बना था, कम्यूटेटर हार्ड्रोन कॉपर की पत्तियों से मिलकर बना था, और उसके अलावा बॉडी किससे बनती थी, कास्ट आयरन या कास्ट स्टील से बनती थी। बेरिंग्स किससे बनते थे, स्टील से बनते थे, स्पीड स्टील हो सकता है उसके अंदर। तो ये सारी बातें आपको याद करनी है। जो जो पार्ट डीसी जनरेटर में जिस धातु के बने थे सेम के सेम यहां है, कोई भी अंतर नहीं है। मेजर रूप से एक अंतर आता है डीसी जनरेटर और डीसी मोटर के अंदर, मेनली एक अंतर आता है जो कंपटीशन में आपसे पूछा भी जा सकता है। याद रखिएगा कि डीसी जनरेटर और डीसी मोटर में मुख्यतः क्या अंतर है कि डीसी जनरेटर की बॉडी खुली या डक्ट युक्त बनाई जाती है। डीसी जनरेटर की बॉडी खुली या डक्ट युक्त बनाई जाती है, यानी कि उस बॉडी के जो
रोकर प्लेट्स है, सॉरी रोकर प्लेट नहीं, बेयरिंग्स है, एंड बेयरिंग्स, सॉरी फ्रंट एंड कवर और रियर एंड कवर है, उनमें जो डक्ट बनाए गए वो काफी ज्यादा होते हैं। डक्ट का मतलब है कि एक ऐसे होल्स किए जाते हैं बॉडी के अंदर ताकि डीसी जनरेटर जब गर्म होगा तो उसकी हीट जो है वो वायुमंडल के अंदर फैल सके और वायुमंडल से हवा उस डीसी जनरेटर में जाती रहे। तो बॉडी उसकी खुली बनाई जाती है, डक्ट्स उसमें बॉडी में जो कवर्स हैं फ्रंट एंड और रियर एंड दोनों कवर जो होते हैं उनमें डक्ट्स भी ज्यादा होते हैं मोटर की अपेक्षा, क्योंकि मोटर उतना गर्म नहीं होती, उतनी हीट जनरेट नहीं करती जितनी डीसी जनरेटर करता है। इसलिए दोनों में मेजर जो एक अंतर आता है वो एक अंतर याद रखिएगा कि डीसी जनरेटर की बॉडी थोड़ी सी खुली होती है और उसके अंदर जो डक्ट्स हैं वो थोड़े ज्यादा होते हैं मोटर की अपेक्षा। ये एक मेजर अंतर है बनावट के अंदर, और बनावट में कोई अंतर नहीं है। जो पार्ट डीसी जनरेटर में है वही की वही डीसी मोटर में है। तो यहां अपने डीसी मोटर के एक भी पार्ट के बारे में नहीं पढ़ेंगे और एक भी पार्ट का काम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि वो अपने पढ़ चुके हैं बहुत विस्तार से, शायद 3 क्लासें अपने उसकी लगाई थी। तो ये 4 पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन हो रहा है। दूसरा पॉइंट किस सिद्धांत पर काम कर रहा है, तो इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक ड्रैग पर काम करती है मोटर, और ये सिद्धांत कहता क्या है उसके बारे में अपने तीसरे पॉइंट के अंदर लिख लिया। चौथा पॉइंट अपने डीसी जनरेटर और डीसी मोटर की बनावट के अंदर क्या मेजर अंतर आता है, बड़ा अंतर क्या आता है, वो अपने को 4 नंबर पॉइंट बता रहा है। तो ये 4 पॉइंट आपको डीसी मोटर के बारे में बेसिक जानकारी देते हैं। और इसके बाद में अब अपने जो 5वां पॉइंट है डीसी मोटर का वो पढ़ने वाले हैं फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, जो कि अति महत्वपूर्ण है, याद रखना है वो भी। लेफ्ट हैंड रूल्स ऑफ फ्लेमिंग, फ्लेमिंग का बायां हस्त नियम। याद कीजिए साथियों, अपने जब डीसी जनरेटर किया था तो फ्लेमिंग का दायां हस्त नियम किया था, और अब अपने मोटर कर रहे हैं तो फ्लेमिंग का बायां हस्त नियम लेफ्ट हैंड रूल अपने कर रहे हैं। तो याद रखना है, एक तो अपने प्रश्न ये आता है कि डीसी जनरेटर के बारे में पूछा जाएगा कि डीसी जनरेटर में या कोई भी मशीन का नाम दे देगा, उसमें उत्पन्न होने वाले विद्युत वाहक बल की दिशा ज्ञात करने के लिए कौन सा नियम उपयोग में आता है। तो विद्युत वाहक बल की दिशा ज्ञात करने के लिए अपने कौन सा नियम उपयोग में लेंगे, तो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल यूज में लेंगे। यहां है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड। तो लेफ्ट हैंड रूल क्या बताता है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, और कोई भी मुश्किल नहीं है, कोई भी मुश्किल नहीं है इस चीज को याद करना कि राइट हैंड और लेफ्ट हैंड क्या क्या बताते हैं। कैसे, आप समझना ध्यान से कि डीसी जनरेटर अपने को आउटपुट में देता क्या है, इनपुट में अपने उसको घुमाते हैं, वो अपने को पता है कि उसको क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं या क्लॉकवाइज, क्योंकि अपने स्वयं उसको घुमा रहे हैं। हमें पता है कि हम डीसी जनरेटर को किस डायरेक्शन में घुमा रहे हैं, ये हमको पता है क्योंकि अपने ही उसको घुमाते हैं, अपने ही उसके अंदर इनपुट देने वाले होते हैं। तो हमें पता है कि वो किस दिशा में घूमने वाला है क्योंकि अपने स्वयं ही घुमाएंगे। परंतु अपने को ये नहीं पता कि आउटपुट में जो 2 टर्मिनल है आर्मेचर के, उसमें कौन सा पॉजिटिव मिलेगा और कौन सा नेगेटिव मिलेगा, ये हमें नहीं पता होता कि क्लॉकवाइज घुमाने से क्या मिलेगा और एंटी क्लॉकवाइज घुमाने से क्या मिलेगा। तो वहां अपने डीसी जनरेटर में जो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल है वो ये बताता है कि उत्पन्न होने वाले विद्युत वाहक बल की दिशा बताएगा, क्योंकि हमें वो पता नहीं होती। तो याद हो जाएगा आपको कि फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल क्या बताता था, उत्पन्न होने वाले डीसी जनरेटर में विद्युत वाहक बल की डायरेक्शन। और यहां है लेफ्ट हैंड रूल, यहां अपने को पता है क्योंकि सप्लाई देने वाले हम खुद हैं,
तो सप्लाई देंगे तो हमें पता है, क्योंकि डीसी में तो स्पष्ट अपने को पता होना चाहिए कि पॉजिटिव कहां है और नेगेटिव कहां है, उल्टा अपने कभी नहीं कर सकते। ये बात विशेषतः ध्यान रखिएगा, प्रश्न भी आता है कि डीसी सप्लाई में किस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है, तो पोलैरिटी का विशेष ध्यान रखा जाता है कि पॉजिटिव कहां है और नेगेटिव कहां है, उल्टा कभी नहीं कर सकते। अगर अपने बैटरी को चार्ज कर रहे हैं तो वहां उल्टा नहीं कर सकते, वरना बैटरी की प्लेटें खराब हो जाएंगी क्योंकि हेवी करंट फ्लो होगा। और बहुत जगह जहां भी डीसी सप्लाई का यूज होता है वहां पॉजिटिव टू पॉजिटिव और नेगेटिव टू नेगेटिव जोड़ा जाता है, सप्लाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। इसीलिए ही तो हमें पता करना था डीसी जनरेटर के अंदर की प्लस कहां पैदा हुआ और माइनस कहां पैदा हुआ, क्योंकि हमें इस चीज के बारे में पता होना चाहिए कि प्लस कहां है और माइनस वाली तार कौन सी है। अन्यथा अगर अपने को प्लस माइनस का पता नहीं है और अपने उसको बैटरी से चार्ज करने के लिए उस जनरेटर को लगा रहे हैं और प्लस माइनस का पता नहीं है और उल्टा लगा दिया गलती से, तो हमारी चार्ज होने वाली बैटरी बिल्कुल ही डिस्चार्ज हो जाएगी, खराब हो जाएगी। इसलिए वहां प्लस माइनस का पता लगाने के लिए फ्लेमिंग ने राइट हैंड रूल दिया। और यहां अपने को पता है कि डीसी मोटर में हम स्वयं ही सप्लाई देने वाले हैं, तो अपने को पता है कि पॉजिटिव कहां देना है और नेगेटिव कहां देना है। तो यहां सप्लाई की दिशा के बारे में तो ये नियम नहीं बताएगा, लेकिन अपने को पता ये नहीं होता कि मोटर क्लॉकवाइज घूमेगी कि एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी। अपने को कोई लोड उठाना है, मान लीजिए कोई 10 किलो का वेट है, उसको जमीन से ऊपर की तरफ लेके जाना है, या बीच में कोई वेट पड़ा है उसको नीचे की तरफ लेके आना है, तो मोटर की कम से कम हमें डायरेक्शन तो पता हो। कहीं अपने कोई वेट को, कोई सामान को, कोई भी लोड को ऊपर से नीचे लेके आ रहे हैं और मोटर अगर उल्टी विपरीत दिशा में घूमने लगी तो वो लोड नीचे आने की बजाय और ऊपर चला जाएगा। तो डायरेक्शन पता होनी चाहिए कि मोटर किस डायरेक्शन में घूम रही है। तो मोटर की डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, घूमने की दिशा बताने के लिए फ्लेमिंग ने लेफ्ट हैंड रूल दिया है, क्योंकि हमें पता है कि हम सप्लाई कहां दे रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता कि मोटर किस डायरेक्शन में घूमने वाली है। तो मोटर की डायरेक्शन, जिसे अपने बोलेंगे डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, डायरेक्शन दिशा, ऑफ माने की, रोटेशन माने घूमने, घूमने की दिशा। इसलिए बहुत बार ये छोटा सा नाम दिया होता है DOR। एक कंपटीशन एग्जाम के अंदर तो DOR की फुल फॉर्म ही पूछ ली थी कि DOR की फुल फॉर्म क्या होती है। तो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, घूमने की दिशा। घूमने की दिशा हमें मोटर में नहीं पता होती, कौन बताएगा? फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल बताएगा। तो याद रखिएगा कि फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल हमें क्या बताता है? डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। याद रखिएगा, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, घूमने की दिशा, जिसे शॉर्ट रूप के अंदर DOR भी बोला जाता है। क्योंकि हमें ये पता नहीं होता कि मोटर क्लॉकवाइज घूमेगी या एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी। अब अपने पता लगाते हैं कि अगर सप्लाई में कुछ चेंज कर दिया जाए, या मोटर क्लॉकवाइज घूमेगी या एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी, ये पता कैसे चलता है हमें फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से, उसके बारे में सीखते हैं। तो देखिए साथियों, कुछ डायग्राम बना रहा हूं, आपको भी वो बनाने चाहिए। ये मान लीजिए दो पोल हैं जो कि डीसी मोटर में है, और इसके मध्य में आर्मेचर यहां स्थित है। ये आर्मेचर के अंदर 1 नंबर टर्मिनल है, ये आर्मेचर का 2 नंबर। मेनली ये कार्बन ब्रश मानेंगे। अपने सप्लाई जो देते हैं वो टर्मिनल पर देते हैं, टर्मिनल टू कार्बन ब्रश जाती है, कार्बन ब्रश से उसके बाद में कम्यूटेटर से होती हुई वो सप्लाई आर्मेचर में जाती है। तो इसके अंदर क्या होता है साथियों, याद रखिएगा, यहां हमारे ये फील्ड पोल है और ये हमारा आर्मेचर है। हमें नहीं पता कि आर्मेचर क्लॉकवाइज घूमेगा या एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, भी पता लगाते हैं। मान लीजिए यहां पर अपने पॉजिटिव सप्लाई दी 1 नंबर पर और 2 नंबर पर दी है नेगेटिव, क्योंकि हम देने वाले, सप्लाई देने वाले अपने स्वयं है, तो हमें पता है कि हम कहां पॉजिटिव दे रहे हैं और कहां नेगेटिव दे रहे हैं। तो पॉजिटिव यहां दी और नेगेटिव सप्लाई यहां दी।
तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या बताता है? सबसे पहले लेफ्ट हैंड आपको पता होना चाहिए कि आपका खुद का लेफ्ट हैंड कौन सा है। तो लेफ्ट हैंड, जो भी आपका लेफ्ट हैंड है, उसमें क्या काम करना है? उस हाथ को इस तरह से करना है। ये जो तर्जनी उंगली है, इसे मिडिल फोर फिंगर बोला जाता है। फोर फिंगर नहीं, इसको बोला जाता है इंडेक्स फिंगर बोला जाता है शायद, इंडेक्स फिंगर। ये जो इंडेक्स फिंगर है, ये सेम की सेम डीसी जनरेटर में जो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल था, उसी की तरह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगी। तो इसके अंदर जो इंडेक्स फिंगर है वो क्या बताती है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ये आपको याद करना पड़ेगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, जो कि सदैव एन से एस की ओर होती ही है। उसके बाद में जो अपना थंब है, अंगूठा, ये अंगूठा बताता है, या उसके जगह पर एक बार अपने मिडल फिंगर लिख लेते हैं। मिडल फिंगर, ये सप्लाई की दिशा, और अंगूठा जो है थंब, ये बताएगा चालक की घुमाव दिशा। चालक की घुमाव दिशा कैसे? आपको ये जो उंगली है वो एन से एस की तरफ कर लेनी है। अब इस उंगली को अपने एन से एस की तरफ कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे या ऐसे करेंगे? तो याद रखिएगा, ये जो नाखून वाला जो सिरा होता है, ये हमेशा एस पोल की तरफ रहना चाहिए, हमेशा ही। ये जो नाखून वाला जो पॉइंट है आप देख पा रहे हो, ये जो नाखून वाला जो पॉइंट है, ये हमेशा एस पोल मानना है, और इस इंडेक्स फिंगर का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो आपको एन पोल मानना है। जैसे कि यहां एन है और यहां एस है, तो इस उंगली को अपने ऐसा ही करेंगे, क्योंकि एस पोल हमारा ये रहा और एन ये रहा। अगर एन यहां होता और एस यहां होता तो अपनी उंगली को इस प्रकार करना पड़ता, क्योंकि ये एस होता और ये एन होता। हमेशा जो नाखून वाला जो पॉइंट है वो एस पोल होगा। याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये वाला पॉइंट हमेशा ही एस रहेगा और ये वाला पॉइंट हमेशा एन रहेगा। आपको चुंबकीय क्षेत्र के अंदर ये उंगली कर की डायरेक्शन में कर लेनी है। साथियों, आपके कंपटीशन एग्जाम के अंदर ऐसा डायग्राम बना हुआ आ सकता है और पूछा जा सकता है कि इस आर्मेचर की घुमाव दिशा किस तरफ होगी। तो ये आपसे डायग्राम बनाकर बकायदा पूछा जा सकता है, इसलिए इसको बिल्कुल भी हल्के में मत लें, इसको पूरे ध्यान से समझना है आपको। तो ये हमारा एन पोल रहा और ये एस पोल रहा। अब इस उंगली का तो सिस्टम हो गया खत्म, क्योंकि इसको हमने चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन में कर लिया है। उसके बाद बात आती है मिडिल फिंगर की। मिडिल फिंगर को करना है सप्लाई की डायरेक्शन में। सप्लाई अभी अगर अपने एक नंबर पॉइंट पर देखा जाए तो पॉजिटिव सप्लाई है, और पॉजिटिव याद कीजिएगा, डीसी जनरेटर के अंदर मैंने कहा था जहां पॉजिटिव होता है तो वहां उंगली आपको अंदर की तरफ करनी पड़ेगी, और अगर नेगेटिव होता है तो वहां उंगली आपकी बाहर की डायरेक्शन में रहनी चाहिए। तो यहां एक नंबर पर देखा जाए, एक नंबर पर देखा जाए तो एक नंबर पर देखा जाए तो प्लस है, प्लस की जगह पर क्रॉस भी लिखा हो सकता है, गुना का निशान यानी क्रॉस। तो प्लस या क्रॉस का मतलब होता है कि मिडिल फिंगर की जो डायरेक्शन है वो अंदर की तरफ। तो ये हमारी तर्जनी उंगली एन टू एस हो गई। ये जो मिडिल फिंगर है, मिडिल फिंगर ये अपने अंदर की तरफ हो गई क्योंकि पॉजिटिव है। तो एक नंबर सिरे पर जब देखा जाएगा तो अंगूठा नीचे की डायरेक्शन में है, अर्थात यहां पर आर्मेचर ऐसे नीचे की तरफ आएगा। यहां नीचे की तरफ आएगा तो यहां ऊपर की तरफ जाएगा। तो आप डायरेक्शन पता लगा सकते हो, कौन सी डायरेक्शन हो चुकी है? ये डायरेक्शन हो चुकी है साथियों एंटी क्लॉकवाइज, वामावर्त। हिंदी में बोला जाएगा वामावर्त, एंटी क्लॉकवाइज। यानी कि हमने फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, हालांकि फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यूज नहीं किया, हमने खुद का अपना लेफ्ट हैंड यूज में लिया है, लेकिन फिर भी अपने पता लगा लिया है कि हमारा जो आर्मेचर है वो किस डायरेक्शन में रोटेट होने वाला है। केवल तीन ही, एक तो इंडेक्स फिंगर तर्जनी उंगली, मिडिल फिंगर
मध्यमा उंगली और थंब यानी अंगूठे के द्वारा तीनों को 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए हमने पता लगा लिया कि आर्मेचर हमारा किस डायरेक्शन में रोटेट करेगा। अब आर्मेचर उल्टा घूमेगा, ये हमको पता चल चुका है, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव का हमें पता था, पोलों की डायरेक्शन भी हमें पता थी, तो हमने पता लगा लिया कि आर्मेचर किस डायरेक्शन में घूमेगा। अब यदि आर्मेचर को उल्टी डायरेक्शन में घुमाना है, एंटी क्लॉकवाइज से मान लीजिए क्लॉकवाइज घुमाना है, तो इसके लिए साथियों दो उपाय हैं। दोनों में से कोई एक कर सकते हो, दोनों नहीं कर सकते। दोनों करोगे तो मोटर वैसे ही घूमेगी जैसे पहले घूम रही थी, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो यदि मोटर को विपरीत दिशा में घुमाना है, एंटी क्लॉकवाइज से क्लॉकवाइज लेके जाना है या क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज लेके जाना है, तो दो कार्य हो सकते हैं, दोनों में से कोई एक कार्य आपको करना पड़ेगा। एक कार्य तो ये हो सकता है साथियों कि यहां पॉजिटिव की जगह पर नेगेटिव सप्लाई दे दी जाए और नेगेटिव की जगह पर पॉजिटिव सप्लाई दे दी जाए, तो ये जो आर्मेचर है ये क्लॉकवाइज घूमने लग जाएगा। आप इसका डायग्राम बनाकर स्वयं करके देखें कि 1 नंबर पर नेगेटिव और 2 नंबर पर पॉजिटिव देकर देखें, पता लगाएं कि आर्मेचर क्लॉकवाइज घूमा कि नहीं घूमा। और दूसरा ये कर सकते हो कि आप इसकी डायरेक्शन तो चेंज मत करो, प्लस की जगह प्लस, माइनस की जगह माइनस रहने दो, परंतु पोलों की डायरेक्शन चेंज कर दीजिए। एस एन की जगह पर एस और एस की जगह पर एन पोल लगाना पड़ेगा आपको। अब कई साथियों को कंफ्यूजन हो गई होगी कि एन की जगह पर एस और एस की जगह पर एन कैसे बनाए। क्या हमें डीसी मोटर को खोलना पड़ेगा, जो पोल वहां था उस पोल को दूसरी जगह और दूसरा वाला पोल था उसको पहली जगह शिफ्ट करना पड़ेगा? क्या ऐसा करना पड़ेगा? बिल्कुल ऐसा करना पड़ सकता है आपको, यदि वहां पर स्थायी चुंबक है तो। अगर परमानेंट मैग्नेट है तो आपको ऐसा ही करना पड़ेगा। अगर आपको डायरेक्शन चेंज करनी है तो आपको पोलों को खोलकर पोलों की डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी, अगर वो परमानेंट मैग्नेट है तो। यदि परमानेंट मैग्नेट नहीं है, विद्युत चुंबक है, तो आप विद्युत के द्वारा जो चुंबक पैदा कर रहे थे उस विद्युत के सप्लाई के टर्मिनल बदल दीजिए, यानी प्लस माइनस जहां दे रहे थे चुंबकत्व पैदा करने के लिए उनकी डायरेक्शन बदल दीजिए, और डायरेक्शन बदलती यहां एस पोल बनेगा और यहां एन पोल बनेगा, और चुंबकीय क्षेत्र चेंज हो जाने पर आर्मेचर की डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है। तो पूछा जा सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कि आर्मेचर की घुमाव दिशा बदलनी है तो क्या करना पड़ेगा। तो या तो आर्मेचर में जो सप्लाई दी जा रही है उसकी डायरेक्शन चेंज कीजिए, या फिर चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन चेंज कीजिए। दोनों में से कोई एक काम करना है, दोनों ही काम कर दिए, अर्थात यहां माइनस दे दिया और यहां प्लस दे दिया, यहां एस पोल बना दिया और यहां एन पोल बना दिया, तो आर्मेचर एंटी क्लॉकवाइज ही घूमेगा, क्लॉकवाइज नहीं घूमेगा। तो डीसी मोटर की जो घूमने की दिशा है वो चेंज करना बहुत आसान है। सामान्यतः अपने क्या काम किया जाता है, आर्मेचर में जो सप्लाई जा रही है उसको उल्टा कर देते हैं। और अपने जब आईटी के अंदर आप पढ़े हो, आपको पता है, आपने प्रैक्टिकल भी इसके बहुत सारे किए होंगे कि आर्मेचर को उल्टा घुमाने के लिए आपने सप्लाई के टर्मिनल बदले तो आर्मेचर उल्टा घुमा, आपने फील्ड वाइंडिंग के टर्मिनल बदले तो आर्मेचर उल्टा घुमा, आपने दोनों के टर्मिनल बदले तो आर्मेचर बिल्कुल सही दिशा में घुमा जैसे पहले घूम रहा था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन बन सकता है कि मैं बताता हूं आपको किस प्रकार से क्वेश्चन आएगा। आपको इस प्रकार से प्रश्न मिल सकता है, जैसे क्वेश्चन आ जाए कि डीसी मोटर में आर्मेचर की DOR बदलने के लिए क्या करेंगे। डायरेक्शन ऑफ रोटेशन बदलना है तो क्या करेंगे। पहला ऑप्शन फील्ड वाइंडिंग के टर्मिनल बदलकर, दूसरा ऑप्शन
आर्मेचर वाइंडिंग के टर्मिनल बदलकर, तीसरा ऑप्शन सप्लाई के टर्मिनल बदलकर, चौथा ऑप्शन ए व बी दोनों, ए व बी दोनों, यानी दोनों ही सही है। तो फील्ड वाइंडिंग के भी बदल सकते हो, आर्मेचर के भी बदल सकते हो, दोनों में से कोई एक काम करना है। दोनों ही अगर आपने टर्मिनल चेंज कर दिए, यानी अगर एक ऐसा ऑप्शन आ जाए फील्ड वाइंडिंग व आर्मेचर के टर्मिनल बदलकर, अगर ऐसा ऑप्शन आ जाता है तो आप साथियों कंफ्यूज नहीं होना, गलत मत कर देना। यहां लिखा है फील्ड वाइंडिंग व की जगह पर तथा भी हो सकता है और भी हो सकता है। अगर ये तीनों शब्द हैं व, तथा और या एम, इस प्रकार से अगर ये शब्द हैं तो इसका मतलब बनता है दोनों ही काम कर रहे हैं, जो पहले वाला है और जो दूसरे वाला, दोनों ही काम कर रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं किया जा सकता कि फील्ड वाइंडिंग के भी टर्मिनल बदल दें और आर्मेचर के भी टर्मिनल बदल दें। दोनों के अगर टर्मिनल बदलोगे तो DOR है जो है डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, वो चेंज नहीं होने वाली। इसलिए ध्यान रखिएगा, अगर वह की जगह पर या दिया होता, वह की जगह पर अगर या दिया होता तब अपने ये ऑप्शन सही हो सकता था, परंतु इस बात का विशेष ध्यान रखना, क्योंकि कंपटीशन में जब अपने बैठते हैं तो ये छोटी छोटी गलतियां ही अपने को बहुत नीचे ले जाती हैं। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन में आपको क्या दिया गया है, फील्ड वाइंडिंग व आर्मेचर वाइंडिंग के टर्मिनल बदलकर लिखा हुआ है, या फील्ड वाइंडिंग या आर्मेचर के टर्मिनल बदलकर लिखा हुआ है। तो इस बात को ध्यान रखना है, याद रख लेना कि आर्मेचर के घुमाव दिशा चेंज करने के लिए आपको या तो फील्ड वाइंडिंग के टर्मिनल बदलो या फिर आर्मेचर के टर्मिनल बदलो। सप्लाई के टर्मिनल बदलने से भी आर्मेचर विपरीत दिशा में नहीं घूमता है, क्योंकि सप्लाई की टर्मिनल बदलते हो तो उसके साथ साथ ही फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर दोनों के टर्मिनल आपस में बदल जाते हैं। इसलिए सप्लाई टर्मिनल बदलने से भी आर्मेचर विपरीत दिशा में नहीं घूमता, इस बात का विशेष ध्यान रखना। तो यहां अपने जो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है वो कंप्लीट हो चुका है साथियों, ठीक है। इसके बाद में अपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं, जो है हमारा डीसी मोटर के अंदर बैक ईएमएफ, पश्च विद्युत वाहक बल, जिसे अपने काउंटर ईएमएफ भी बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसका बहुत यूज भी होता है। तो नेक्स्ट आप हेडिंग लगाइएगा, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डीसी मोटर के अंतर्गत बैक ईएमएफ, जिसे अपने काउंटर ईएमएफ भी बोलते हैं। बैक ईएमएफ या काउंटर ईएमएफ, जिसका प्रतीक ई के पैर में कई बार छोटा बी भी होता है और कई बार बड़ा बी भी होता है, तो वो अपने को इतना महत्व नहीं देता। याद रखना है कि बैक ईएमएफ या काउंटर ईएमएफ होता क्या है। देखिए साथियों, डीसी मोटर के अंदर अपने एक तो ईएमएफ उसमें दे रहे हैं, डीसी सप्लाई अपने उसमें दे रहे हैं, तो ये बैक ईएमएफ कहां से आ गया, क्या है बैक ईएमएफ? और नाम से स्पष्ट हो रहा है बैक ईएमएफ, यानी कुछ ईएमएफ का ये उल्टा है, विपरीत है, तभी इसका नाम हुआ बैक ईएमएफ। काउंटर का मतलब भी वही बनता है। काउंटर का मतलब कोई एक डायरेक्शन में कोई चीज आ रही है तो उसका काउंटर कर देना, उसको रोकने के लिए जो एक चीज लगती है उसको अपने बोलते हैं काउंटर कर रहा है। तो ये बैक ईएमएफ या काउंटर ईएमएफ एक ही बात है। क्या होता है डीसी मोटर के अंदर, ये विशेष तौर पर ध्यान रखना है, समझते हैं अपने इसको। ये हमारे डीसी जनरेटर के पोल्स हैं और इसके मध्य में ये आर्मेचर है, आर्मेचर वाइंडिंग है। याद कर लीजिएगा, आर्मेचर वाइंडिंग दो प्रकार की होती है, लेप वेव, या तो लेप होगी या वेव होगी,
लैप वाइंडिंग क्यों करते हैं, वेव वाइंडिंग क्यों करते हैं, एक विस्तार से क्लास लगाई जा चुकी है। डीसी जनरेटर के अंतर्गत लैप वाइंडिंग कैसे अधिक धारा कम वोल्टेज देती है, कैसे अपने कनेक्शन करते हैं, सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग, ड्यूप्लेक्स लैप वाइंडिंग अपने पढ़ चुके हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए। यहां अपने चलो एक बार इसको यहीं से ही अपने इसको समझते हैं कि बैक ईएमएफ क्या होता है। देखिए साथियों, यहां अपने फील्ड पोलों में सप्लाई दी जिसके कारण मैग्नेटिक फील्ड बना, यहां अपने आर्मेचर में भी सप्लाई दी, इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड बना। दोनों जगह सप्लाई देनी है, ये अपने बिल्कुल स्टार्टिंग के टाइम पर ही सीखा था अभी डीसी मोटर के अंदर कि दोनों जगह सप्लाई देनी पड़ेगी। अगर एक जगह भी सप्लाई गायब हो गई तो आपकी मोटर रोटेट नहीं करने वाली। तो यहां सप्लाई दी तो चुंबकीय क्षेत्र पैदा हुआ, यहां सप्लाई दी तो इसका आर्मेचर का चुंबकीय क्षेत्र पैदा हुआ। दोनों चुंबकीय क्षेत्र के कारण आर्मेचर घूमने लग जाता है, रोटेट करने लग जाता है। अब साथियों बात आती है डीसी जनरेटर की। याद कीजिए डीसी जनरेटर विद्युत वाहक बल कैसे बनाता था, डीसी जनरेटर विद्युत वाहक बल कैसे बनाता था, ऐसे ही बनाता था। कैसे बनाता था कि वहां पर चुंबकीय क्षेत्र होता था और एक आर्मेचर होता था। आर्मेचर को अपने स्वयं रोटेट करवाते थे और रोटेट करवाकर आर्मेचर इस मैग्नेटिक फील्ड को काट कर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है मैग्नेटिक फील्ड के मान में परिवर्तन कर कर अपने अंदर एक वोल्टेज पैदा करता था एसी प्रकार की। यही तो डीसी जनरेटर का सिद्धांत था विद्युत चुंबकीय प्रेरण का, कि चुंबकीय क्षेत्र के बीच के अंदर एक चालक रख दिया जाए और उस चालक को रोटेट करवाया जाए तो चालक क्या काम करेगा, उस चुंबकीय क्षेत्र को काटेगा और काट कर अपनी वाइंडिंग के अंदर वोल्टेज पैदा कर लेता था जो कि एसी होती थी, जिसको अपने कम्यूटेटर लगाकर डीसी में बदल देते थे। यहां देखिए साथियों मोटर के अंदर क्या हो रहा है, यहां अपने इसमें फील्ड पोलों में सप्लाई दी, प्लस में आर्मेचर में भी सप्लाई दी, आर्मेचर भी रोटेट होने लग गया है। जिस प्रकार डीसी जनरेटर अपने रोटेट करवाते थे, यहां अपने आप आर्मेचर रोटेट होने लग गया। सप्लाई देते ही आर्मेचर रोटेट होने लग गया। अब रोटेट हो रहा है, किसके बीच में हो रहा है रोटेट, देखो ध्यान से देखोगे तो आर्मेचर किसके बीच में रोटेट हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र के बीच में। तो क्या आर्मेचर के अंदर चुंबकीय क्षेत्र के बीच में रोटेट हो रहा है, तो क्या आर्मेचर इस चुंबकीय क्षेत्र को काटेगा कि नहीं काटेगा, बिल्कुल काटेगा। तो ये काटेगा तो फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉ ये कहता है कि जब कोई चालक कोई चुंबकीय क्षेत्र को काटता है, काटने के लिए इसको घुमाना पड़ेगा। जब कोई चालक चुंबकीय क्षेत्र को काटता है तो काटने पर उसके अंदर एक ईएमएफ पैदा हो जाता है। तो वो तो ईएमएफ अपने डीसी जनरेटर में बाहर ले लेते थे, यूज में लेते थे अपने, और यहां पर वो ईएमएफ अपने डायरेक्टली कोई यूज में नहीं आ रहा है, क्योंकि अपने इसके अंदर ईएमएफ एक तो दे रहे हैं, एक ईएमएफ इस आर्मेचर के अंदर पैदा हो चुका है और उस ईएमएफ का नाम है बैक ईएमएफ। तो याद रखिएगा कि जब आर्मेचर चुंबकीय क्षेत्र के मध्य घूर्णन करता है तो वह चुंबकीय क्षेत्र को काटकर अपनी वाइंडिंग में एक एसी वोल्टेज पैदा करता है जो कि डीसी मोटर में बैक ईएमएफ कहलाती है। अब साथियों इसको बैक ईएमएफ क्यों बोला गया, क्योंकि आर्मेचर पर अपने पढ़ चुके हैं कि सप्लाई अपने दे रहे हैं आर्मेचर पर, और आर्मेचर खुद भी एक सप्लाई बना रहा है। तो सामान्यतः इसका अर्थ निकलकर यही आएगा कि आर्मेचर पर जो सप्लाई दी गई है
और आर्मेचर ने जो पैदा करी है सप्लाई चुंबकीय क्षेत्र को काट कर, वो आपस में विरोध करेंगी, अपोज करेंगी, इसलिए इसका नाम दिया गया साथियों बैक ईएमएफ, कि जो ईएमएफ दिया गया उसका ये काउंटर कर रहा है, बैक कर रहा है, इसलिए इसका नाम है बैक ईएमएफ। तो बैक ईएमएफ की जो परिभाषा है वो अच्छे ढंग से आपको याद करना है। तो उम्मीद है साथियों आपको बैक ईएमएफ कम से कम बहुत अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। दोबारा से फिर से थोड़ा देख लेते हैं कि जब कोई चुंबकीय क्षेत्र के बीच में चालक को घुमाया जाता है, इस बार अपने स्वयं रोटेट नहीं करवा रहे, सप्लाई रोटेट करवा रही है आर्मेचर को, परंतु रोटेट तो हो रहा है आर्मेचर, और रोटेट होने के कारण क्या हो रहा है, इस चुंबकीय क्षेत्र को काट रहा है। काट कर अपनी वाइंडिंग के अंदर वोल्टेज तो पैदा करेगा ही करेगा। फैराडे के फर्स्ट रूल और सेकंड रूल के अनुसार अपने अंदर वोल्टेज पैदा कर लेगा, और इस वोल्टेज को अपने इस बार क्या बोलेंगे, बैक ईएमएफ बोलने वाले हैं। जो डीसी जनरेटर में जो वोल्टेज पैदा होती थी उसी का ही यहां नाम क्या दे दिया गया है, बैक ईएमएफ। क्यों नाम दिया बैक ईएमएफ, क्योंकि इस आर्मेचर में सप्लाई वोल्टेज एक्स्ट्रा से पहले से ही दी जा रही है, तभी तो आर्मेचर घूमा। इसलिए याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि डीसी मोटर में बैक ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए कौन सा नियम उपयोग में आता है। तो अपने क्या काम करते हैं, रट्टा मारकर जाते हैं कि डीसी मोटर नाम देखा और फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल उत्तर देखा और किया। गलत हो जाएगा। यहां पूछा जा रहा है कि डीसी मोटर में बैक ईएमएफ की दिशा, तो बैक ईएमएफ की दिशा तो वही दिशा है जो डीसी जनरेटर में ईएमएफ की दिशा होती थी। तो वहां अपने फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल लगाते थे, तो यहां वही तो ईएमएफ है जो पैदा हो रहा है बैक ईएमएफ, तो उसकी दिशा ज्ञात करनी है तो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल ही तो आएगा, वही तो बताएगा कि कहां पॉजिटिव और कहां नेगेटिव पैदा हो रहा है। तो याद रखिएगा, गलत नहीं करना। डीसी मोटर नाम देखते ही फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल नहीं करना। याद रखिएगा, अगर प्रश्न आ जाए कि डीसी मोटर में बैक ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए कौन सा नियम लगाते हैं, तो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। इसके बाद साथियों इस बैक ईएमएफ को अपने ज्ञात भी कर सकते हैं। इस बैक ईएमएफ को अपने ज्ञात भी किया जा सकता है कि कितना बैक ईएमएफ पैदा हुआ। ये लगभग जो बैक ईएमएफ होता है ईबी, लगभग सप्लाई वोल्टेज जो अपने आर्मेचर में दे रहे हैं, सप्लाई वोल्टेज के लगभग क्या होता है, बराबर सा होता है। थोड़ा बहुत कम होता है और कम ही होगा, ज्यादा नहीं होगा उस वोल्टेज से, जो वोल्टेज अपने आर्मेचर में दे रहे हैं उससे ये ज्यादा नहीं होगा, कम ही होगा। तो ज्ञात करने के लिए 2-3 फार्मूलाज हैं, याद करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारा टॉपिक ही बहुत इंपॉर्टेंट है। डीसी मोटर में अगर कोई प्रश्न बनता है तो बैक ईएमएफ से बिना प्रश्न बने मुश्किल है, यानी बैक ईएमएफ का प्रश्न तो जरूर बनता ही बनता है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब बैक ईएमएफ का फार्मूला देखते हैं, कैसे ज्ञात करते हैं बैक ईएमएफ को। तो ईबी बराबर V माइनस IA इंटू RA। V का मतलब है आर्मेचर पर कितनी वोल्टेज दी जा रही है, IA का मतलब है आर्मेचर में चलने वाली धारा, ये अपने को पता होती है, मेजर करते हैं अपने एम्पीयर मीटर लगाकर। और RA का मतलब है आर्मेचर का रेजिस्टेंस, ये अपने को पता है लगभग 1 ओम से कम ही होता है। तो इस फार्मूला के अंदर अपने ईबी का मान ज्ञात कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट फार्मूला है, यानी सप्लाई वोल्टेज में से आर्मेचर ने जो वोल्टेज ड्रॉप करी है वो घटा दी जाए तो बैक ईएमएफ निकल कर आ जाता है। एक बैक ईएमएफ का फार्मूला याद कीजिए जो डीसी जनरेटर में होता था अपने, फाई ZLP बटे 60 इंटू A। ये फार्मूला भी बैक ईएमएफ का ही फार्मूला है, क्योंकि वहां वोल्टेज अपने बाहर ले लेते थे, यहां वो बैक ईएमएफ पैदा हो रहा है, तो फार्मूला तो वही रहेगा। ये भी इंपॉर्टेंट है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन आती है कि किस समय के अंदर या किस अवस्था के अंदर एक डीसी मोटर सबसे अधिक पावर देगी।
तो ये प्रश्न साथियों कितने सारे कंपटीशन में पूछा जा चुका है। जूनियर इंस्ट्रक्टर, वायरमैन में पूछा गया, दिल्ली मेट्रो के 2016 के एग्जाम के अंदर पूछा गया, टेक्निकल हेल्पर के 2014-2018 के एग्जाम में पूछा गया। क्या पूछा जाता है कि डीसी मोटर की वह कौन सी कंडीशन है जिसके अंदर वह सबसे अधिक टॉर्क या सबसे अधिक शक्ति देगी, सबसे अधिक पावर देने की डीसी मोटर की कौन सी कंडीशन है। यानी कि वो बड़े रूप में ये पूछना चाह रहा है आपसे कि बैक ईएमएफ का मान सप्लाई वोल्टेज के बराबर है या कम है या ज्यादा है, तो वो अवस्था कौन सी है जिस पर जाकर एक डीसी मोटर सबसे अधिक पावर देगी। तो मैक्सिमम पावर देने के लिए बैक ईएमएफ का मान कितना होना चाहिए या इस वोल्टेज का मान इस बैक ईएमएफ से कितना होना चाहिए। ये प्रश्न बहुत कंपटीशन में आता है और आप याद रखिएगा, जो भी साथी, जो भी भाई अब जो नेक्स्ट एग्जाम देंगे कंपटीशन का, तो ये सोचकर ही जाना है कि ये प्रश्न आपको मिलने वाला है। इस प्रश्न को मैं पूरे विस्तार से समझा दूंगा आपको। प्रश्न हमारा ये कहता है, बैक ईएमएफ का हमारा जो नेक्स्ट बिंदु है, ये बिंदु ये कहता है कि किस अवस्था में एक डीसी मोटर मैक्सिमम सर्वाधिक पावर देगी। मैक्सिमम पावर देने के लिए डीसी मोटर के अंदर क्या कंडीशन है, तो अपने उसको पहले डेरिवेट कर लेते हैं, पूरा समझ लेते हैं कि क्या कंडीशन है। तो देखिए साथियों, पावर जो डीसी मोटर में जो पैदा होती है वो आर्मेचर ही निकाल कर देगा पावर आपको, क्योंकि आप जो भी कोई लोड लगाओगे वो आर्मेचर पर ही लगाओगे। तो जो पावर जो पैदा होती है वो आर्मेचर में पैदा होती है। तो पावर पैदा हो रही है आर्मेचर के अंदर। किसके बराबर है वो बराबर है, यहां मैक्सिमम पावर बोल सकते हैं आर्मेचर की, ये मैक्सिमम पावर है। या एक बार इसको अपने चलो आर्मेचर की पावर बोलते हैं V इंटू IA माइनस I स्क्वायर A इंटू RA। आप कहोगे क्या बना दिया, तो देखो साथियों, अपने एक फार्मूला पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले, EB बराबर V माइनस IA इंटू RA। ये फार्मूला अभी पढ़कर गए हैं, बैक ईएमएफ का है। सप्लाई वोल्टेज में से अगर आर्मेचर की वोल्टेज ड्रॉप घटा दी जाए तो बैक ईएमएफ निकल कर आता है। कुछ नहीं किया, यहां भी IA का गुणा किया, यहां भी IA का गुणा किया और यहां भी IA का गुणा किया, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड IA का गुणा किया है। तो अपने जानते हैं अगर जो लेफ्ट हैंड साइड जो काम करते हैं अगर वही राइट हैंड साइड काम हो जाए तो जो इक्वेशन है, जो समीकरण है, उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ IA का मैंने गुणा ही किया है। IA का क्या किया है, यहाँ गुणा। आप देखो V के अंदर IA का गुणा हो गया, IA का IA में गुणा हुआ, IA की स्क्वायर बन गई। यहाँ EB में IA का गुणा हुआ तो ये वोल्टेज है और करंट के साथ मेजरमेंट का गुणा हुआ तो यहाँ पावर बन गई। तो IA का गुणा ही किया है, कुछ ज्यादा किया नहीं है, इतना कोई इसमें घबराने वाली बात नहीं है। अब साथियों एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, जो ITI की वे स्टूडेंट हैं उनको थोड़ा सा दिक्कत आएगी, लेकिन जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है वो ये क्लास देख रहे हैं तो उनको दिक्कत नहीं आती, क्योंकि कभी भी आपको कोई भी मशीन की मैक्सिमम कंडीशन निकालनी है तो आपको फिर दोनों साइड में उस इक्वेशन के अंदर दोनों साइड में अवकलन करना पड़ता है, डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। याद करेंगे अपने ट्रांसफॉर्मर के अंदर, ट्रांसफॉर्मर सबसे अधिक दक्षता कब देता है, तो वहां अपने सीखेंगे कि आयरन लॉस और कॉपर लॉस जब बराबर हो जाते हैं तो एक ट्रांसफॉर्मर सबसे अधिक दक्षता देता है, इफिशियंसी देता है। तो वहां भी अपने डेरिवेशन डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, अवकलन करना पड़ेगा। तो
तो यहां भी जब कभी भी मैक्सिमम की कंडीशन निकालनी होती है कि मैक्सिमम दक्षता कब देगा, मैक्सिमम पावर कब देगा, तो वहां फिर दोनों साइड में अवकलन करना पड़ता है, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो दोनों साइड अवकलन करने पर अब अवकलन करना अगर किसी को नहीं आता है तो इतना डरने वाली बात नहीं है। लास्ट में कंक्लूजन निकल कर आएगा, वो कंक्लूजन याद कर लेना आप, उतना आपके लिए बहुत होगा। तो अवकलन करेंगे और रिस्पेक्ट में करेंगे आईए के रिस्पेक्ट में, आईए के सापेक्ष अगर अपने अवकलन करेंगे तो डी अपॉन डी आईए, ये पीए है, डी अपॉन डी आईए, ये v माइनस आईए का कर दिया, d अपॉन आईए, ये अपने आई स्क्वायर आईए की स्क्वायर इंटू आर ए, इसका कर दिया। ठीक है साथियों, अब थोड़ा सा समझने वाली बात है, अगर आपने फिजिक्स से नॉन मेडिकल से अगर 12th की है तो आपको पता है अवकलन करते हैं तो ये एचआर पद है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट का जब भी डिफरेंशिएशन किया जाता है तो उत्तर आता है 0। यहां इसका डिफरेंशिएशन करेंगे आईए के सापेक्ष में तो उत्तर आएगा v। यहां इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो जो भी पावर होती है वो आगे आ जाती है, 2 पावर थी तो 2 पावर आगे आ गई और आईए इंटू आर ए हो गया। इसके बाद आईए आर ए का दोबारा करेंगे तो आर ए क्या है, कांस्टेंट है, आर हमेशा कांस्टेंट होता है तो वो फिर वापस में 0 आ जाएगा। तो v माइनस 2 आईए आर ए बराबर किसके आ गया, 0 के। इस 2 आईए आर ए को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, यानी v बराबर 2 आईए इंटू आर ए। ये मैक्सिमम कंडीशन है एक डीसी मोटर की जिसमें वह जाकर सबसे अधिक पावर देगी, जब v बराबर किसके होगा, 2 इंटू आईए इंटू आर ए। एक तो ये कंडीशन आपको याद करनी है। अगर बैक ईएमएफ के रिस्पेक्ट में पूछ लिया जाए कि Eb बराबर V माइनस आईए इंटू आर ए, ये फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है, अभी पढ़ा था। Eb बराबर V का मान हमने निकाल लिया, V का मान हमने निकाल लिया 2 इंटू, या ऐसा एक काम करते हैं, यहां से आईए और आर ए का मान निकालेंगे तो 2 क्या आ जाएगा, डिवाइड में V बटा में 2। आईए आर ए का मान निकाला, 2 भाग में आ गया, तो v माइनस आई आर ए का मान क्या है, v बटा में 2। तो Eb बराबर किसके हो गया, v में से v बटा 2 घटाओगे तो v बटा 2 आएगा। सबको पता है ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है जिसके अंतर्गत एक डीसी मोटर मैक्सिमम पावर देती है। Eb बराबर v बटा 2 या v बराबर 2 इंटू आईए इंटू आर ए। पूछा जाएगा आपसे, पक्की बात है, 100% चांस है आपके टेक्निकल के एग्जाम के अंदर ये प्रश्न पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से वह कौन सी कंडीशन है जिसके अंदर एक डीसी मोटर मैक्सिमम पावर देगी। तो या तो ऑप्शन में ये दिया होगा या ऑप्शन के अंदर आपको ये दिया होगा, याद रखना है। ये सब आप उतार सकते हो, समझ सकते हो, वीडियो को पॉज कर आप इसको उतार लीजिएगा। और इसके बाद में प्रश्न क्या आने वाला है, थोड़ा सा मैं आपको उसकी लैंग्वेज दिखा देता हूं। प्रश्न यही होगा, किस अवस्था में एक डीसी मोटर मैक्सिमम पावर देगी। ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन होगा Eb बराबर V, दूसरा ऑप्शन Eb बटा 2 बराबर V, ये ऑप्शन होगा। तीसरा ऑप्शन होगा Eb बराबर 0.5 V, चौथा ऑप्शन होगा Eb बराबर 2 V। तो आप तो कहोगे कि हमें तो इनमें से चारों कंडीशन में से कुछ बताया ही नहीं था, हमें तो ये बताया था कि Eb बराबर V बटा 2 होगा तो उस समय सबसे अधिक पावर देगी मोटर। तो हमें तो ये कंडीशन बताई थी, ये कंडीशन तो कहीं दिख ही नहीं रही अपने को। तो कई बार स्टूडेंट क्या काम करते हैं, गलती के अंदर, जल्दबाजी के अंदर एक गलती कर देते हैं, वो याद नहीं रख पाते कि Eb बराबर V बटा 2 था या V बराबर Eb बटा 2 था।
वो बटा में 2 याद रखते हैं और उत्तर वो ये करके आ जाते हैं, जो कि गलत है। याद रखना है EB बराबर V बटा 2 होता है, जो कि आपको यहां दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन वो इसके अंदर छुपा है। कोई ना कोई एक ऑप्शन के अंदर ये चीज छुपी हुई है। कैसे छुपी हुई है ध्यान से समझना। EB बराबर V बटा 2 है, अपनी इसको ऐसा लिख सकते हैं V बराबर V गुणा में 1 बटा 2। एक ही बात है, V बटा 2 या V गुणा 1 बटा 2, और 1 बटा 2 का अर्थ होता है 0.5। तो ये आपको दिखेगा ऑप्शन नंबर 3 के अंदर EB बराबर 0.5V। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। या तो फिर ऐसा भी हो सकता है EB बराबर V बटा 2 है, तो V बराबर क्या बन जाएगा, V बराबर क्या बनेगा 2EB। या ऑप्शन में ये दिया होगा, या ये दिया होगा, या ये दिया होगा। तो वो आपको थोड़ा सा मैथ के अंदर कैलकुलेशन थोड़ी बहुत आनी चाहिए। इन चारों में से इन तीनों में से कोई ना कोई एक बात दी होगी जो आपको ऑप्शन में मिलेगी। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कंपटीशन में जरूर देखने को मिलेगा। इस बात को आप जब एग्जाम देने जाओ तो दिमाग में लेके ही जाना कि बेकीमफ कई एक क्वेश्चन ये मिलने वाला है कि किस अवस्था में एक डीसी मोटर सबसे अधिक पावर देगी। अगर पावर की जगह पर टॉर्क लिखा है या दक्षता भी लिखा है तो भी यही कंडीशन होगी, ये इसी कंडीशन के अंदर सबसे अधिक पावर होगी, और जब पावर सबसे ज्यादा होगी तो दक्षता भी उसमें ज्यादा ही होगी। तो याद रखना है, मैंने आपको बकायदा पूरा डेरिवेट करके दिखा दिया, सोल्व करके दिखा दिया। क्या दिखाया मैंने कि एक तो V बराबर 2IA इंटू RA और एक EB बराबर V बटा 2। ये दो कंडीशन है जिसके अंदर एक डीसी मोटर सबसे अधिक पावर देगी, यानी बेकीमफ का मान है सप्लाई वोल्टेज से कितना होना चाहिए, आधा हो। यानी जो बेकीमफ अगर सप्लाई वोल्टेज 100 वोल्ट दे रहे हैं, क्वेश्चन के रूप में भी आ सकता है, सप्लाई वोल्टेज यदि 100 वोल्टेज दे रहे हैं तो किस अवस्था में एक डीसी मोटर सबसे अधिक पावर देगी, जब बेकीमफ का मान हो, ये अपना पर्सन हो गया, तो बेकीमफ का मान कितना होना चाहिए 50 वोल्ट। यानी बेकीमफ कम होना चाहिए और सप्लाई वोल्टेज का आधा होना चाहिए, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया कि सप्लाई वोल्टेज से ज्यादा तो वो कभी नहीं होगा, कम ही होगा। और अगर वो आधा हो जाए, बेकीमफ यदि आधा हो जाए तो उसमें सबसे अधिक मोटर पावर देगी। इसको अपने डेरिवेट भी कर लिया है। तो आज की क्लास के अंदर अपने मुख्य रूप से जो बिंदु पढ़े हैं थोड़ा सा एक बार बता देता हूं। सबसे पहले पढ़ा डीसी मोटर क्या होती है, डीसी मोटर का सिद्धांत क्या होता है, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा, और उसके बाद ये बेकीमफ का टॉपिक भी अपने कंप्लीट कर लिया। उम्मीद है साथियों ये 4-5 जो बिंदु अपने आज की क्लास में पढ़े हैं ये समझ में आए होंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपने पढ़ेंगे कि आर्मेचर के अंदर जो टॉर्क उत्पन्न होता है उसका क्या फार्मूला है, और उसके बाद डीसी मोटर है जो सीरीज शंट और कंपाउंड है, उन सब के उपयोग और उन सब की विशेषताएं वो अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में अपने इतना ही पढ़ेंगे साथियों, धन्यवाद।